आई वाज सेइंग कि सेक्शनल टेस्ट के बाद अब कॉम्प्रिहेंसिव जो टेस्ट है बिफोर योर फाइनल एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स, तो बिफोर यू स्टार्ट रिवाइजिंग होल थिंग, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सॉल्व करना चालू करो। उससे क्या होगा, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेकेंडली कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट की आपको आदत पड़ जाएगी। सेक्शनल के साथ तो वी बिकम यूज टू, because we solve like 40 or 50 sectional test. That doesn't happen with comprehensive, so that creates some problem. So I will suggest कि you solve the comprehensives, multiple of them, 8 or 10, and तो धीरे धीरे उसमें आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। तो कैसा है कि even if you even if you can't revise it in one go, that is okay for comprehensive for now, considering this point of the preparation before 1 month of prelim. You cannot give 4 to 5 hours for revising that paper or solving the, or like that reading those answers. Okay, so you can little reduce that period. You can only read the answers which you have marked wrong, so that can be the strategy. And for revision, yes Ojasvi, please wait for a minute, let me finish this answer. So for revision, what you can do is, now you can use the formula of 12, 8 and 4. तो 12 डेज में आपको एक रिवीजन करना है जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, स्टैटिक प्लस करंट, एंड दैट शुड बी रन पैरेलली विथ योर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। तो आपको साइमल्टेनियसली टेस्ट भी चल रहा है एंड साथ ही साथ आपका रिवीजन भी चल रहा है, तो दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू एन अनदर लेवल। सो आप रिवीजन जब कर रहे हो तो पहले तो 12 दिन में एक रिवीजन, उसके बाद 8 दिन में एक रिवीजन, एंड उसके बाद 4 दिन, एग्जाम के पहले 4 दिन आपका फाइनल रिवीजन होगा। एंड ये रिवीजन भी कैसे करना है, एकदम हाई स्पीड में करना है, तभी आपको जो हॉरिजॉन्टली जो स्प्रेड है ना यूपीएससी का, जो सिलेबस का, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मैमथ सिलेबस है, तो वो अगर करना है तो ये पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन ऐसा है कि आपको ज्यादा डेप्थ में जाने से अच्छा है कि आप हॉरिजॉन्टली कवर करो जितना भी आपने पढ़ा है। एंड द थंब रूल इज, द गोल्डन रूल इज, आप कोई भी नया मटेरियल अभी मत पढ़ो, जो भी पढ़ा है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज गिविंग अटेम्प्ट इन 2020 कि अभी तक जो भी पढ़ा है दैट इज वेरी सफिशिएंट, वेरी इनफ। अभी ये एक मंथ में बहुत ज्यादा मटेरियल आता है मार्केट में कि 15 डेज स्ट्रेटेजी, 20 डेज स्ट्रेटेजी, 15 डेज मटेरियल, न्यू करंट अफेयर्स मटेरियल। तो ये सब के चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़ो, जो भी अभी तक पढ़ा है वही आपको काम आएगा एट द एंड। ओके, तो वही रिवाइज करो। सी द पॉइंट इज कि अगर आप पढ़ते हो बहुत ज्यादा, अभी नया कुछ पढ़ते हो, and if you cannot revise it, if you don't revise it, you will not remember it in exam, so it will be of no use. So better कि आप कुछ नया पढ़ो ही मत, जो जितना लिमिटेड कंटेंट आपके पास अभी है अगर आप उसको ही बार बार रिवाइज करते हो तो दैट विल हेल्प यू मोर। एंड रिवीजन का फायदा मुझे लगता है हमेशा कि ये होता है कि लिमिटेड कंटेंट आप जितने बार रिवाइज करोगे उतना उससे एक आपका अंडरस्टैंडिंग ये लेवल पे पहुंच जाता है कि जो क्वेश्चंस दे आर आउट ऑफ योर रीडिंग, ओके, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते उनको भी आप ये नॉलेज के बेस पे सॉल्व कर सकते हो। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई थिंक that can work for you also. So for those giving attempt in 2020, please focus on comprehensive test now. Okay. जितना भी सेक्शनल सॉल्व हुआ है वो वही छोड़ दो, that is enough for now. Simultaneously around 20th सितंबर तक आप comprehensive टेस्ट पे ध्यान दो, उसका स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा क्योंकि आपको धीरे धीरे उसके ट्रिक्स समझ में आएंगे। ओके, यस, आई विल टेक एवरीवन्स क्वेश्चन, जस्ट लेट मी फिनिश वन बाय वन। सो आपके वो धीरे धीरे वो ट्रिक्स भी समझ आएंगे, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव साइमल्टेनियसली करना है एंड उसके साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है 12, 8 एंड 4 ये फॉर्मूला से। ओके, सो anyone has any other question, you can unmute yourself and ask. Yes ma'am. Hello. Yes, hello, yes, anyone Hello, of you ma'am. can ask. Hello, hello, good evening. Hello ma'am. Hello Ojasvi, yes.
Yes, ma'am. Am I audible to you? It's Yeah, Ojasvi you are here. audible to me. Yes, yes, I can Okay. hear you. Very good evening, and ma'am. First of all, very happy wish luck to you for your future plannings and what the plan and and dreams you have. I wish they may come Thank true you. with a Thank you so beautiful much. flying colors. Thank you so Most much. welcome. Okay, so ma'am, Thank my you. question regarding is, ma'am, sometimes how the study mindset, right? So Hmm. मैम सिलेबस इतना वास्ट है मैम, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होता है, और ये प्रोसेस शायद 4-5 दिन भी ज्यादा चल जाता है, तो पढ़ने का मन नहीं होता, लुक्स लाइक हम एक बर्डन फील कर रहे हैं पढ़ने में, तो मैम वो माइंडसेट कैसे गेन करें, ये आंसर अगर आप बता सकते हैं अपनी इस जर्नी के थ्रू कि वो माइंडसेट कैसे मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. So, firstly, Ojasvi, I want to tell you that this is very normal. Okay, this happens with everyone. So that is very normal कि ये इतना लेंदी प्रोसेस है कि आप कम से कम 1 साल पहले पढ़ाई करते हो, बाद में आपको 1 साल एग्जाम में जाता है, अभी कोरोना का चल रहा है तो वो पोस्टपोन भी हो रहा है, तो ये सारी इश्यूज है, आपका पर्सनल मैटर्स रहता है, तो थोड़ा लो फील करना इज वेरी नॉर्मल इन दिस एग्जाम. It is the case with everyone, I guess. So this is not something different, so be relaxed. Second thing is, ये एग्जाम ऐसा है कि यूपीएससी इज रूथलेस विथ यू. ओके, जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि कोरोना है तो यूपीएससी एग्जाम कम कम टफ निकालेगी, ऐसा तो नहीं होगा. दे विल formulate a normal question paper, and there are people who study in most difficult times and they will conquer UPSC. Okay, सो अगर यूपीएससी आपके साथ रूथलेस है तो आपको भी थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा. क्या है ओजस्वी कि अगर आप 4-5 दिन का ब्रेक लेते हो बीच में, if it is conscious, it is very good, that will boost you. Okay, you will feel more energized after a break, and you can concentrate on study better. But if it is unconscious, अगर आपका मतलब डिप्रेशन है या फिर थोड़ा लो फील हो रहा है इसलिए वो नहीं हो रहा है ना, तो क्या होता है उससे कि इसके बाद भी, वो फेज के बाद भी आपको कंसंट्रेट करना डिफिकल्ट होता है. तो इफ इट इज अनकॉन्शियस, आई विल सजेस्ट कि व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, आपको जो भी आपका स्टडी का प्लेस है, लाइब्रेरी है, चाहे आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, आप ये सबका, आप ये चीज को आपके दिमाग तक आने ही मत दो. दैट इज बेस्ट वी कैन डू. यूपीएससी इज बिल्कुल रूथलेस विद अस, वी नीड टू बी रूथलेस विद यूपीएससी, कि इसके बारे में सोचना ही नहीं है. लो फील हो रहा है ना, इट इज ओके. ये एग्जाम ही ऐसा है कि लो फील होने ही वाला है, और मुझे हो रहा है तो सबको हो रहा है. लेकिन आप ये सोचो कि अगर बाकी के लोग लो फील कर रहे हैं और वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये सिचुएशन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप आगे बढ़ोगे ना. तो कितना भी लो फील करो, आप आके बैठो वो जगह पे, कंसिस्टेंट रहो. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 4 दिन नहीं पढ़ते हो तो आगे जाके आपको वो कवर करने में 8 दिन लगने वाले. वो अगर टेम्पो एक बार चला जाता है ना, तो वो रीगेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली इन सीएससी प्रिपरेशन. तो आप एग्जैक्टली। कितना भी लो फील करो, आप वो प्लेस पे जाके बैठो. ओके, एंड बेस्ट थिंग इज लाइब्रेरी. ओके, तो लाइब्रेरी में क्या होता है ना, अगर आप भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आजू बाजू के लोग पढ़ाई कर रहे होते, तो वो पीयर प्रेशर से हम पढ़ ही लेते हैं. तो यू कैन ज्वाइन लाइब्रेरी ऑल्सो, दैट यू कैन डू. And this is normal, that will happen, definitely happen, but आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, is the thing you can do. जी हेलो मैम। मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा, आप हाँ, अगर आप yes, मुझे अलाउ करें। मैम, yes, yes. मेंस आंसर राइटिंग के लिए उस फ्लो में, जिस फ्लो में आप एग्जाम लिख कर आए हैं मेंस का, उस फ्लो में आने में एक एवरेज टाइम पीरियड क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, जिसमें हम प्रैक्टिस भी इंक्लूड कर रहे हैं, सेक्शनल आंसर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो एक टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, एक आइडियल टाइम पीरियड? मैं Ideal 2021 time, का अटेम्प्ट किया हूं। I'm not getting your question, OGC. मैम Can एक्चुअली you please? वो एक ऐसा टाइम पीरियड क्या होता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को उस सिनेरियो में आ जाना चाहिए कि वो एक पूरी तरीके से पूरा एक टेस्ट लिख पाए मेंस का, वो क्या होना चाहिए वो टाइम पीरियड आपके हिसाब से? जैसे मान लीजिए मैम, अभी मैं दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा बाय द हार्ड वर्क, ठीक है मैम, तो मैम उसके बाद किस तरह से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा आपसे गाइडेंस चाहिए। ओके ओके, तो यू वर आस्किंग अबाउट कि आंसर राइटिंग को कंबाइन कैसे करना है अपने शेड्यूल के साथ. सो द थिंग इज ओजस्वी कि सी, ये एग्जाम पढ़ने की, रीडिंग की एग्जाम है क्या, नहीं है. तो जितना भी आप पढ़ो, अगर उसको आप रेप्लिकेट नहीं करते हो, अगर आप जो पढ़ा है वो अगर आंसर में लिख नहीं पाते हो,
तो चाहे आप 10 बुक पढ़ो या फिर 100 बुक पढ़ो, उसका कोई भी यूज नहीं होने वाला है, राइट? सो अगर ये टेस्ट राइटिंग का है तो राइटिंग को आप कोई भी प्रिपरेशन स्टेज में आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज अ बेसिक रूल। तो अगर आप अभी दिसंबर तक सिलेबस खत्म करने की बात कर रहे हो, तो आपका सिलेबस तब तक खत्म नहीं होने वाला है ओजस्वी, जब तक आप वो जो पढ़ा है उसको रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं थ्रू योर आंसर राइटिंग। सो आई विल सजेस्ट कि कीप एटलीस्ट यू राइट 1 क्वेश्चन अ डे। इनसाइट्स का एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, उनका इनिशिएटिव्स है डेली आंसर राइटिंग का। देयर आर मल्टीपल टेलीग्राम ग्रुप्स जहाँ पे आपको अच्छा आंसर राइटिंग का स्ट्रेटेजी, कंटेंट और क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि डेली करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको तो पढ़ना है अलग से एंड देन आपको लिखना है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग तो यू आर डूइंग ना, तो यूजिंग दैट आप जो डेली आंसर राइटिंग है वो कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, so many successful candidates they follow this strategy of daily answer writing and that will prove beneficial to you। तो आपको क्या होगा, देखो आपका अगर दिसंबर तक सिलेबस खत्म होता है पढ़ के, लेकिन आपको आंसर राइटिंग नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कुछ तो मिसिंग आउट रहेगा, कुछ क्या बहुत ज्यादा पार्ट आपको मिसिंग लगेगा। तो आप ऐसा करो कि साइड बाय साइड ही ये पैरेलली करो, जो पढ़ना है वो चलता रहेगा एंड उसके साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो यूपीएससी के। सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मैंने वो यूपीएससी गाइड के लेक्चर में भी बताया था, दिस इज द गोल्डन रूल, golden triangle, I say it always, कि syllabus, your question paper and source they should be always aligned। तो क्या है कि आप अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप सिलेबस देखोगे हिस्ट्री का, कोई तो उसका सोर्स डिसाइड करोगे आप, जो भी स्टैंडर्ड सोर्स रहेगा, एंड आप पढ़ने के बाद या फिर पढ़ने से पहले दोनों टाइम एक्चुअली जो भी हिस्ट्री पे सपोज कि एंशिएंट है, तो 5 साल में यूपीएससी ने मेंस के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे हैं हिस्ट्री पे, एंशिएंट पे, वो देखो, यू ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू योर दिस थिंग, योर रीडिंग। ओके, तो जो अभी तक जो आपने रीडिंग किया है उसके बेसिस पे वो सॉल्व करने की कोशिश करो, सो दैट विल कीप यू वेरी एग्जाम ओरिएंटेड एंड वेरी फोकस्ड। ओके, एंड साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स का आपका आंसर राइटिंग होगा थ्रू डेली आंसर राइटिंग, जो कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री में सभी जगह पे अवेलेबल है, तो आपके इशू विल गेट सॉल्व। ओके, हेलो मैम, थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू, यस, हेलो, हेलो मैम, हेलो, यस मैम, एक्चुअली मैम आई हैव 2 इश्यूज। यस, तो 2 इश्यूज हैं मेरे। मैं करंटली फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। मैं 10th से प्रिपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी सीएससी। ओके, ओके, एंड मैम अभी मैं फर्स्ट सेम में हूँ। आई एम डूइंग माय इंटीग्रेटेड इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को मैंने ऑप्शनल चूज किया एंड आई हैव इशू ये है कि मैं अपनी स्टडीज को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ एंड मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ज्यादा कंसंट्रेट यूपीएससी पे कर पा रहा हूँ, मगर उस पे नहीं हो रहा है मेरा प्रॉपर कंसंट्रेट। सो मेरे लिए क्या सजेशन है एंड मैं कैसे इसको मैनेज कर पाऊँ? एटलीस्ट आई हैव टू गिव 5 hours to my preparation. Okay. Ma'am, what will your suggestion? Yes. Thank you for your question, Yakub. I think देखो यूपीएससी का एक बेसिक क्वालिफिकेशन है हमारा, जो कि यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करती है, दैट इज योर ग्रेजुएशन। ओके, तो क्या होता है ना, जब भी हम प्रिपरेशन चालू करते हैं ग्रेजुएशन स्टेज से, तो हम कहीं ना कहीं हमारे ग्रेजुएशन को इग्नोर करते हैं। ओके, जैसे कि आपके साथ हो रहा है कि वहां पे अटेंशन कम हो रहा है एंड यूपीएससी पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ओके, यस मैम। तो इसमें दो चीजों का इशू होता है। एक तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप ग्रेजुएट हो, तो इसका मतलब उन्हें वो चाहिए कि आप ग्रेजुएशन पे अपना 100% दे रहे हो, so that you have that essential personality and essential knowledge so that you can start for UPSC preparation. Okay, yes ma'am. Okay, so second thing is interview में आपको आपके background के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो if you are lacking in your graduation part, okay, आपको उसका एक जो if you don't have a mastery over that, so that will create an issue in interview also. And third thing is कि now you are in first semester, तो आप probably 5 साल बाद एग्जाम दोगे। ओके, yes sir. we don't know कि वो टाइम पे एग्जाम कैसे होगा। ओके,
ऑप्शनल होगा या नहीं। अभी आपने ऑप्शनल का सोच के ये किया, क्या किया, अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिया, बट Yes, हमें ma'am. पता नहीं कि ऑप्शनल होगा या नहीं, हमें पता नहीं कि यूपीएससी का मोड में भी चेंज हो जाए। ओके, वी डोंट नो एनीथिंग। सो Yes, ma'am. rather than आपको यूपीएससी करना इज वेरी गुड थिंग, ओके, यू मस्ट डू दैट, बट आई थिंक कि डेडिकेटेड 1 या 1.5 साल का प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, इफ यू आर गिविंग योर 100%, if you are leaving no stone unturned, then that 1.5 year or 1 year that will be sufficient. अगर आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना है तो आई विल सजेस्ट कि rather than reading static part, what you can do is you can master yourself over current affairs. तो वो पार्ट तो कभी नहीं जाने वाला यूपीएससी से, है ना, करंट अफेयर तो हमेशा रहेगा। तो what you can do is you start reading a standard newspaper, okay? तो आप 5 घंटे यूपीएससी के लिए दे रहे हो ना, इससे अच्छा ये है कि आप 1-1.5 घंटा एक अच्छा सा न्यूज़पेपर लो, चाहे द हिंदू हो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस हो, तो वो आप डेली पढ़ना चालू करो, सो दैट यू आर वेरी Yes, थरो ma'am. एंड वेरी अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। Yes, ma'am. तो I am doing that. यस, बट आई विल सजेस्ट कि आप वो थोड़ा ज्यादा रिलीजियसली करो एंड आपके ग्रेजुएशन पे भी ध्यान दो, है ना, Yes, ma'am. बिकॉज जो हमारे हाथ में है वो अगर हम 100% नहीं कर रहे, आप उसको कहीं ना कहीं कम समझ रहे, तो जो फ्यूचर में है हम उसको कैसे 100% अपना देंगे, दैट पार्ट इज देयर। एंड वन मोर पॉइंट याकूब, कि मोस्टली जिनका पहले ही डिसाइडेड होता है कि हम बाद में यूपीएससी करने वाले हैं एंड कोई बैकअप प्लान हो, इसलिए आई एम डूइंग द ग्रेजुएशन, ऐसा बहुत सारे लोगों का होता है। तो बैकअप प्लान इज समथिंग वेरी कॉन्क्रीट ना। Suppose if you are not giving your 100%, if you are not giving much attention to your graduation now, and suppose unfortunately the UPSC plan, the plan A, it doesn't work, then एंड अगर आपको प्लान बी के पास आना है, ये किसी के भी साथ हो सकता है ना, अगर आपको प्लान बी के पास आना है एंड आपको उसमें प्रैक्टिस करना है या फिर उसको आगे बढ़ाना है, अगर आपने पहले उसको 100% नहीं दिया है, सीरियसली नहीं लिया है, तो प्लान बी भी नहीं वर्क होगा। सपोज नाउ आई एम अ डेंटिस्ट, ओके, अगर मैं सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं होती क्लियर, तो मे बी आई वुड हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, ओके, बट अगर मैंने उस टाइम पे सीरियसली नहीं किया होता एंड अगर मुझे अभी प्लान बी की तरफ मेरे जाना है, मुझे प्रैक्टिस चालू करनी है, मुझे पेशेंट पे वर्क करना है ना, तो दैट वुड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम अगर मैंने वो टाइम पे सीरियसली नहीं किया होता तो। आर यू गेटिंग मी? यस मैम, यस मैम। एक्चुअली इशू ये है कि यहाँ पे मतलब जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब यहाँ पे थोड़ा कम ही सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं। मैं एक्चुअली कुपवारा से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। ओके, वेरी गुड मैम। तो अभी इशू ये है कि मतलब ज्यादा फोकस मैं मतलब इसी पे देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा होली एंड सोल यही है कि मैं सिविल सर्विस करना चाहता हूँ। ओके, तो क्योंकि if you are so आपको पता ही हेलो, पीर वैली में थोड़ा इशू है, तो यस मैं ज्यादा कंसंट्रेट इसी पे कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कल को आगे फ्यूचर में मुझे मतलब इसमें मैंने सुना है बुक्स बहुत पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, हर एक चीज की खबर होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मैं पहले से स्टार्ट करूँ और ग्रेजुएशन के टाइम पे सारा एंड हो। तो अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट में करना चाहता हूँ। Yes, so Firdaus, what you can do is you can continue your newspaper reading and हम वैसे भी अभी 2021 की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने ही वाले हैं, तो आप वो बुक लिस्ट एंड जो ये है आपका जो भी स्ट्रेटेजी है वो आप अभी सुन लेना, तो दैट यू कैन अप्लाई टू योर प्रिपरेशन आल्सो, ओके। तो आपका जो प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम बुक में अच्छा पढ़ाई हो सकता है। तो आई एम गोइंग टू गिव द सोर्सेस, ओके ओके ओके। सो यस दीपाली। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो, हाँ, हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस, आई कैन हियर यू। ऍक्च्युली मॅम मला 2 क्वेश्चन आहेत, म्हणजे 2 प्रॉब्लेम्स आहेत सध्या, की आय एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट सीसॅट. Okay. And second is I haven't read complete Vision 365 PT. So I'm very less confident about that also. पण मी अरविंद सरचे करंट अफेअर्सचे लेक्चर केलेले आहेत. हा, त्यामुळे करंट अफेअर्स माझं तिथून कव्हर झालंय, बट 365 PT मध्ये कव्हर नाही झाले, सगळे कव्हर नाही झालेत. सो ते किती इम्पॉर्टंट
अटेम्प्ट आहे करणं आणि सीसॅट साठी आता मी काय करू म्हणजे कॉन्फिडन्स नाही येत आहे तेवढा. Yes. So there are two issues. One thing about CSAT and other is about Vision PT 365. So about CSAT, see for CSAT you don't need any fancy book or something like that. What I will suggest is take 5 years question papers, previous year question papers of UPSC and solve them repeatedly. Okay, if you are underconfident about CSAT, you try to solve it daily. Okay, तर आज 15 CSAT ला 80 क्वेश्चन्स असतात, तर यू सॉल्व 40 क्वेश्चंस टुडे 40 टुमारो, तो ये रिपीटेडली सॉल्व करते रहो आप. ओके क्योंकि क्या होता है ना, यूपीएससी का जो सीसैट का पेपर रहता है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर. तो आई पर्सनली आई डिड नथिंग एक्स्ट्रा फॉर CSAT. I just solved the previous year papers, but I had one advantage also. मेरा analytical power was good, so I didn't have any issue in the passages. Okay, so that part was well. And जो बाकी के questions होते हैं, for that I just relied on the this thing, the previous year papers. That helps a lot. जो भी आगे के questions रहते हैं, they are based on the previous year paper itself. ओके उसका ही कुछ मॉडिफिकेशन करके थोड़ा चेंजेस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड देयर आर मल्टीपल बुक्स अवेलेबल, जैसे कि वो अरिहंत का है, विशाल पब्लिकेशन का है, न्यू विशाल पब्लिकेशन का, जहाँ पे आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे. ओके तो आप वो सॉल्व कर लो. बस ये थोड़ा 1-2-3 बार देख लो वो पेपर्स, तो उससे यू विल गेट कॉन्फिडेंस एंड दैट इज इनफ. ओके बट डोंट इग्नोर CSAT. This is must. Second thing about PT 365, yes, it is important, Dipali. The reason is it is the standard source that we have. Suppose you are reading Modern India from any coaching note, but if you are not reading Spectrum, the question may or may not come from Spectrum. But for confidence, it is essential that you should read the Spectrum because it is a standard book. तो यही बात है PT 365 के बारे में. तो आपने बोला कि आपका सब पढ़ के नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ पढ़ के हुआ है ना. एंड स्टिल देयर इज 1 मंथ टू गो. ओके एंड अगर आप मतलब एकदम यू नो लाइक बहुत ही मेहनत से एंड लगान से पढ़ते हो PT 365, तो एक PT 365 एक दिन में भी कंप्लीट हो सकता है. उतना तो हमें अपना मतलब जो कैपेसिटी है वो बढ़ाना पड़ेगा अभी. तो सपोज कि टोटल 6 या 7 ही PT 365 रहते हैं, तो सपोज आपके 4 हुए, 3 बचे, तो 3 दिन दो ना, रादर देन कि आप ये फियर में रहो कि मेरा नहीं हुआ है. इससे अच्छा तो ही लो 3 दिन में, 4 दिन ले लो, कंप्लीट कर दो एंड फिर वो आपके रिवीजन के साथ अलाइन करो. ओके जो भी आपका रिवीजन चल रहा है करंट अफेयर्स के साथ यही रिवाइज करो ना, मतलब स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स के लिए यही पार्ट रिवाइज करो. अरविंद सर का पढ़ ही रहे हो, अरविंद सर के स्लाइड्स रिवाइज करना इजी है, तो आप वो सोते टाइम पे कर सकते हो या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड जो करंट अफेयर के लिए आपका टाइम रहेगा, जो स्लॉट रहेगा, उसमें आप रिपीटेडली ये रिवाइज करो. 3-4 बार तो रिवीजन आराम से हो जाएगा. ओके एक बार आप पढ़ लेते हो तो 4 या 5 घंटा इनफ है एक PT 365 रिवाइज करने के लिए. जिस ये पीरियड आगे कम भी होता है तो बाद में तो एक दिन में आप पूरे सारे 365 कवर कर सकते हो. ओके तो जिसका फियर है ना वो आप अभी आप कर ही लो. ओके ओके थैंक यू. ओके yes. Others can unmute and ask questions. हॅलो मॅम. हाँ हॅलो रुपाली. मॅम आता मी फॉर्म भरला आहे ह्या 2020 साठी, पण माझं प्रिपरेशन तेवढं झालं नाहीये. आणि आता 2021 ची पण आता जून मध्ये आहे आणि त्या दोन्ही एक्झाम मध्ये म्हणजे एवढं जास्त टाइम पण नाही की आपण प्रिपेअर करू शकतो. मग मी ही एक्झाम द्यायला पाहिजे की नाही 2020 ची? ओके मग अभ्यास तुझा काय काय झाला आधी सांग मला, कितना पढ़ाई हुआ है? मॅडम माझं सगळं कोर सब्जेक्ट आहेत, म्हणजे NCERT वगैरे वाचून झाले आणि मेन साठी मी फक्त न्यूजपेपरच रीड केलेला आहे आणि ऑप्शनल साठी आता मी क्लास लावले. करंट अफेअर्सचा पार्ट नाही झाला. जेवढे न्यूजपेपर मधून होते जे आर्टिकल वगैरे एडिटोरियल आयडिया पेज वरचे आर्टिकल तेवढेच झाले. ओके
तो देखो अभी ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि अभी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, ओके, तो मैं कैसे क्या करूँ, अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं? तो देखो कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि at any point of your preparation you won't feel that I have done now, okay, now I'm done with my UPSC preparation, now I'm ready to give the attempt. This will not be the case anytime, okay? तो हर एक स्टेज पे आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है. Now there is another side to the coin कि एक डिसेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन तो इसेंशियल है फॉर प्रीलिम्स, जैसे कि आपका एनसीईआरटी कवर होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड बेसिक्स बुक्स है 7-8 वो कवर होनी चाहिए. You should be thorough with the current affairs. This is the baseline. Okay, इससे कम में तो नहीं होने वाला क्लियर. तो if you are confident that नहीं क्लियर होने वाला है, तो I will suggest कि don't waste your attempt. You won't realize the value of attempts now, क्योंकि आपको लगता है कि अभी तो 6 अटेम्प्ट्स है, एक मेरा ऐसा ही चला गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है बिकॉज सी कि अभी आपको पता है कि मेरा नहीं होने वाला है ये सेल्फ प्रीलिम, फिर भी आप देते हो, एंड कितना भी आपको पता हो कि नहीं आने वाला है, रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो उतना ही बुरा लगेगा जितना आपको पढ़ाई करके बुरा लगता. दैट इज वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज यू नेवर नो कि आपका कौन से अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने वाला है. तो 100% आप अगर आप देते हो तो एक या 2 अटेम्प्ट में इट इज वेरी पॉसिबल एंड इट इज वेरी डुएबल, नो डाउट अबाउट दैट. बट दैट डिपेंड्स कि आप कौन से अटेम्प्ट में सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो. नाउ सपोज कि 4th अटेम्प्ट में किसी का होता है सिलेक्शन, बट रैंक अच्छा नहीं आया है एंड जो चाहिए वो पोस्ट नहीं मिली है, तो आपको री अटेम्प्ट देना है. तो अगर आप सोचते हो ये पॉइंट पे, तो आपको फिर 2 ही अटेम्प्ट बचे, तो अभी आप क्या करोगे? तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम ना. तो अटेम्प्ट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज नॉट अ प्रिविलेज. तो यूज इट वाइजली. एंड इवन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट हाफ हार्टेड भी दिया है, तो भी आपको सेकंड इसके टाइम पे लगेगा कि अरे मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, तो जो आपका थर्ड होगा तो एक्चुअली वो आपका सेकंड रहेगा विथ फुल प्रिपरेशन, बट फिर भी लगेगा कि अरे यार 2 में नहीं हुआ, अभी ये थर्ड अटेम्प्ट है. तो थिंक वाइजली. अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मेरा नहीं हुआ है प्रिपरेशन, तो यू कैन स्किप एंड यू कैन बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन 2021. एंड वो भी ज्यादा दूर नहीं, 6-7 महीने की बात है. ओके, यस मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू. Anyone? मॅम तुम्ही करंट अफेअर्स साठी काय रीड केलं होतं? म्हणजे न्यूजपेपर फक्त सफिशियंट आहे का? न्यूजपेपर ऍक्च्युली सफिशियंट नाही. न्यूजपेपर there should be 2 things in your mind. Some people they solely rely on newspaper and make notes from newspaper, still they clear. And there are people who just rely on the magazines, okay, जिसके विजन 365 इनसाइट का कुछ मैगजीन रहता है उसपे, and still they clear, okay. बट क्या होता है ना कि ये स्ट्रेटेजी ओनली रेट्रोस्पेक्टिवली वर्क करती है. मतलब क्लियर होने के बाद वो बंदा बोलेगा कि मैंने ये किया, इसलिए मैंने जो किया वो वर्क किया मेरे लिए. दैट मे नॉट वर्क फॉर एवरीवन. सपोज इफ यू आर ओनली रिलाइंग ऑन द न्यूज़पेपर, तो आपको ये डर लगेगा कि मेरा सिर्फ न्यूज़पेपर ही कवर हो रहा है, मेरा जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका न्यूज नहीं कवर हो रहा है, पीआईबी नहीं कवर हो रहा है, अदर सोर्सेस भी रहते हैं न्यूज के, वो नहीं कवर हो रहा है, तो अभी मैं क्या करूं. एंड नोट्स जो बनते हैं दैट मे नॉट बी परफेक्ट, ओके. ये पार्ट है. अगर आप सिर्फ मैगजीन्स पे रिलाई कर रहे हो, तो आपको मैगजीन्स कब मिलेंगे? अगर पीटी 365 है तो यू विल गेट दैट बिफोर 2 or 3 months बिफोर द प्रीलिम्स, ओके. तो उतने दिन तक अगर आपका करंट में कुछ भी नहीं हुआ है, तो दैट विल लिटरली क्रिएट अ फियर. इवन मंथली भी किसी ने इग्नोर किया है तो दैट विल क्रिएट द सेम इशू. तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि देयर शुड बी अ मीन, बी लाइक बुद्धा, मध्यम पाथ फॉलो करो. क्या करना है? न्यूज़पेपर डेली रीडिंग करना है, तो दैट विल कीप यू अपडेटेड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ओके. आपको ये डर नहीं लगेगा कि मैं करंट अफेयर से कहीं दूर हूँ, ओके. यू आर गेटिंग डेली अपडेट. बस आपको न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं निकालने. नोट्स आप क्या निकालो, अगर कुछ आपके ऑप्शनल के लिए केस स्टडी मिलता है, जैसे कि किसी का ऑप्शनल एंथ्रो है एंड आपको ट्राइबल से रिलेटेड कुछ अच्छा न्यूज मिलता है, अच्छा केस स्टडी मिलता है, दैट यू कैन कोट. कोई अच्छा इशू चल रहा है एंड एडिटोरियल में बहुत ही कुछ अलग पॉइंट आपको मिल रहा है, तो दैट यू कैन कोट, यू कैन
taken note of some examples for essay ethics. That part is there, but daily note making, I will not advise that. That is very very tiring, and plus it is not fool proof. तो आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करो एंड मंथली मैगजीन्स पढ़ते रहो. तो उसमें से आपको पढ़ाई करना है मैगजीन से, क्योंकि मैगजीन से क्या होता है ना, ये जो कोचिंग वाले हैं उनको हमसे ज्यादा फिक्र है. ओके, तो वो क्या करते हैं, सारे न्यूज को कंबाइन करते हैं. न्यूज़पेपर है, पीआईबी है, ऑल इंडिया रेडियो है, तो वो कंटेंट है वो मोस्टली इट इज दे कवर ऑल द सोर्सेज, सो यू कैन से दैट इट इज स्टैंडर्ड. तो पढ़ाई आप उसमें से करो, जो रिवीजन करना है वो मैगजीन्स का करो, और न्यूज़पेपर सिर्फ डेली पढ़ाई करते रहो. नाउ क्या होता है कि ये जो मंथली मैगजीन्स रहते हैं दे आर मेनली मेंस बेस्ड, तो प्रीलिम्स में उसका जो यूज है वो थोड़ा कम रहता है. तो जब तक पीटी 365 नहीं आता तब तक वो फॉलो करो मंथली मैगजीन्स. एंड जब भी पीटी 365 2 मंथ्स पहले आता है तो आप मंथली वो छोड़ दो वहीं पे, एंड जो पीटी 365 है उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि कंटेंट तो पीटी 365 में वही रहेगा सेम. वहीं से जो मंथली मैगजीन्स है उससे ही फिल्टर होके कंटेंट जो है तुम्हारे पीटी 365 में आएगा, है ना. तो उसी को आप रिपीटेडली रिवाइज करते रहो, तो जो भी प्रीलिम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो आपका पीटी 365 से रिवाइज होगा. बट मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी मैगजीन ऑफ पीटी 365 फॉर 5-6 times. Okay, that will help. So daily newspaper reading करना है 1 point. Secondly, आपको मंथली मैगजीन फॉलो करने हैं, एंड एट द एंड प्रीलिम्स के टाइम पे शिफ्टिंग फ्रॉम मंथली मैगजीन्स को भी फिर से रिवाइज नहीं करना है, उसी को वहां पे छोड़ दो एंड शिफ्ट टू द पीटी 365. ओके, सो दैट विल एक तो आप अपडेटेड रह रहे हो, आपका कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं हो रहा है, एंड जो इसेंशियल सोर्सेस है सारे वो भी मैगजीन्स के थ्रू कवर हो रहे हैं. सो that solves most of the issues. Okay ma'am, thank you. Yes. हॅलो मॅम. हॅलो स्वाती. हा मॅम, मला क्वेश्चन विचारायचं होतं की मी आता मंथली मॅगझिन जे रीड केलेलं आहे तर त्यातनंच रिवाइज करते, तर पीटी मधनं नाही करत. म्हणजे मी एप्रिल 2019 पासूनचे जे मंथली मॅगझिन आहेत ते रिवाइज करायला स्टार्ट केलेत, पण मग मला ते परत ते कॉम्प्रिहेन्सिव्हली आता रिवाइज केलं तर माझे एकदा होतील हार्डली. तर मग मी ते कसं रिवाइज करायला पाहिजे, म्हणजे मला कळत नाही की कसं रिव्हिजन कम्प्लीट करू. आता ठीक आहे, आता तू पीटी 365 नाहीच वाचलेलं आणि इट इज डिसाइडेड की तू मीन्स जे मंथली मॅगझिन्स आहे तेच फॉलो करणार आहे. ओके, तर व्हॉट यू कैन डू इज तू मॉर्निंग में 2 आवर्स रखो एंड इवनिंग में 2 आवर्स रखो. तो जितना हो सकता है ना, अभी जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बहुत फास्ट रिवाइज करना है आपको. सो आपका हॉरिजॉन्टली कवर होना चाहिए. तो रादर देन कि आप एक मैगजीन बहुत डीपली पढ़ रहे हो, आप ऐसा करो कि जो भी सारे आपके मैगजीन्स है 12 होंगे या फिर 10 होंगे, वो आपको एक साथ रिवाइज करने हैं. तो सुबह एक मैगजीन रिवाइज करो, शाम में करो. तो उसमें फिल्टर करना है आपको. क्या करना है कि जो भी मेंस रिलेटेड कंटेंट है दैट यू कैन स्किप. जैसे कि कोई इशू है, उसके एडवांटेजेस क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, डेटा, फैक्ट्स, कोई लॉ आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो मंथली मैगजीन्स में भी जो प्रीलिम्स रिलेटेड कंटेंट है उसी को आप फोकस करो एंड ट्राई टू कवर मैगजीन इन 2 to 3 hours. ओके, एंड उसी को बस आपको जो भी आपका करंट अफेयर्स का स्लॉट है उसमें रिवाइज करना है. ओके स्वाति. ओके मैम, थैंक यू. यस. एनीवन? Hello, ma'am. Hello. Ma'am, I have a problem. Something like I am sometimes ना मैम डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं. अच्छा. हाँ जी, हूँ मैं वैसे फोकस्ड हाँ, शुरू तो ही मेरा एम रहा कि मैं सिविल सर्विस करा, पर कई बार जो ज्यादा लार्ज सिलेबस है ਜਾਂ ਤਾਂ मैं ज्यादा डेप्थ ਚ चला ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ सब्जेक्ट ਚ, ਫਿਰ दूसरे सब्जेक्ट ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ. इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है जी. अच्छा, ओके. तो डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं आपको? डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या एग्जैक्टली? हेलो.
डिस्ट्रैक्शन मतलब मैं कंफ्यूज जा हो जाना कि जिਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ Okay. ਅੱਗੇ So what exactly you are doing now? You have started preparing, or you are still yet to start the preparation? What is the case? ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ NCERT ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨਰਿਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਬਾय ਦੀ ਸਪਲੀमेंट ऑफ एडवांस बुक्स। ओके, तो आप कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हो? 2021 का? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो 2021 की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। जब सारे ये क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, तो स्ट्रेटेजी तो आपको पता चल जाएगी। ओके, वो डिस्कशन में तो जब डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे तो एक्चुअली हमने डिस्कस किया, यू वर नॉट देयर एट दैट टाइम आई गेस। तो the thing with distraction is everybody will get distracted. That is very normal in the UPSC preparation, but you need to be ruthless sometimes. तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान ना देके अगर आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हो तो दैट विल बी बेटर। द थिंग इज डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको आपकी प्रायोरिटी है कि आप CSE का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको वही बनना है, तो डिस्ट्रैक्शन वोंट बी एन इशू। ओके, क्योंकि आपको क्लियर है कि मेरा प्रायोरिटी क्या है। तो अगर डिस्ट्रैक्शन प्रायोरिटी है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अगर आपका CSE आपका प्रायोरिटी है तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। ओके, सो इट इज एज सिंपल एज दैट एंड इट इज नॉर्मल, सबके साथ होता है डिस्ट्रैक्शन। एंड कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है तो उसको भी एंजॉय कर लिया करो। जैसे कि कभी लगता है कि मूवी देखने जाओ, कभी फ्रेंड्स के साथ जाओ, तो वो भी एंजॉय करो। ये भी फेज फिर से नहीं आने वाला है। एंजॉय द जर्नी, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी पीपल दे क्या होता है कि हम इतना डेडिकेट करते हैं प्रिपरेशन में, ये जो कि इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन उसको थोड़ा लाइवलीनेस रहना चाहिए प्रिपरेशन में। बी वेरी कंसिस्टेंट इन द प्रिपरेशन। एंजॉय भी करना है तो 1-2 घंटे दिन में कभी कभी दे दिया करो, तो क्या होगा कि बोर भी नहीं होगा आपको प्रिपरेशन, एंड आप एंजॉय भी कर रहे हो, जो UPSC का जर्नी है वो भी एंजॉय कर रहे हो, तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर यू। ओके ओके मैम, थैंक यू। या थैंक यू। दर्शन, यस। Hi ma'am. Hello. Can you hear me, ma'am? Please be little louder, Darshan. Am I audible now, ma'am? Yes, you're audible now. Ma'am, this is my 4th attempt actually. Okay. I have been preparing from since so long. Yes. Now my problem is that I have stuck in 90s. You can ask in Marathi. 90 मी माझे जे काही प्रॉब्लेम आहे तो मी सध्या 90 to 95 च्या ह्याच्यात. हॅलो, येतोय का आवाज? अडकलाय. येस मला ऐकू येतंय तुझं. येस मला ऐकू येतंय. ऍक्च्युली लास्ट मागच्या 2 वर्षाच्या अटेम्प्ट पासून मी 90 च्या स्कोअर मध्ये अडकलेलो आहे. तर मग तिथून पुढे 5 ते पुढचा जो काय म्हणजे 10 ते 20 मार्कांचा जो गॅप आहे तो मी कमी करायचा ट्राय करतोय. तर मग आता शेवटचा 1 महिना आहे, त्यात आता रिव्हिजनच चालू आहे. आता बऱ्यापैकी झालेलं आहे आणि क्लासच्या ज्या एक्झाम वगैरे होतात त्यातही चांगले मार्क्स येत आहेत. पण मग कधी कधी एखाद्या दिवशी अचानक टेस्ट मध्ये कमी मार्क्स आल्यामुळे एकदम डिमोरलाइज झाल्यासारखं होतं. अशा वेळेस तुमच्या शेवटच्या 1 महिन्याची स्ट्रॅटेजी काय होती आणि तुम्ही तो एक जी एज म्हणतो आपण की हा 105 मार्क्स पाहिजे, 99 मार्क्स पाहिजे, त्याच्यावर जाण्यासाठी काय एक्स्ट्रा एफर्ट्स करावे लागतील? ओके, एक तो क्या है ना दर्शन कि डिपेंड करता है कि सी जो भी अभी नए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं तो उनको दैट विल बी हेल्पफुल, जो कि मैं बताने ही वाली हूँ। बट अभी आपका 4th अटेम्प्ट है तो आपका प्रिपरेशन में तो अपने जो मेजर पार्ट है वो कवर कर ही लिया होगा। तो फिर भी अगर कंसिस्टेंटली स्कोर पुअर आ रहा है तो रीजंस कैन बी वेरी पर्सनल। तो आपने ये एनालाइज किया है क्या कि क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं? ऐसा कुछ मतलब क्या रीजन है? कि एक तो ये हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है लेकिन वहां जाके कुछ तो टेम्परामेंट का इशू हो रहा है, that can be one part. Second part can be the lacunas in preparation,
जैसे कि आप रिवीजन बहुत बार नहीं कर रहे हो, अगर स्कोर टेस्ट में कभी किसी दिन मतलब अचानक से कम आता है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो गई होगी, तो आप वो इम्प्रूव नहीं कर रहे हो क्या? आपको इशू का एनालिसिस किया है क्या आपने कि क्यों कम आ रहे मार्क्स, ऐसा कुछ? lack of revision maybe. Yes, that can be a major factor, Darshan, and it is very important for those who are preparing now also, क्योंकि अभी जब हम लोग बताते हैं ना, तो उनको मे भी उसका वैल्यू नहीं समझता है। यूजुअली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेस लो, उसको फिर रिवीजन करने को टाइम नहीं मिलता, उनको लगता है कि हम कंटेंट के पीछे भागना चाहिए, लेकिन कंटेंट के पीछे नहीं, मुझे लगता है कि हमें रिवीजन के पीछे भागना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जो आप मल्टीपल रिविजन्स के साथ जो अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होता है, उससे जो मतलब जो क्वेश्चंस आप अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाते हो, वो भी इजी होता है। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया दर्शन कि 12, 8 एंड 4। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास अभी 1 मंथ है, करेक्ट? एक मतलब एग्जैक्ट 1 मंथ है हमारे पास। तो व्हाट वी कैन डू इज, यू कैन डू इज कि एक जो आपका रिवीजन है वो 12 दिन में कंप्लीट करो, जो दूसरा रिवीजन है दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 8 days, एंड जो नेक्स्ट रिवीजन है तो आपको 4 दिन, तो आपको ये दिस विल गो फॉर अराउंड 24 days, एंड आपको और 6 दिन मिल रहे। ओके, तो उसमें भी आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा अगर टाइम मिल रहा है तो रिवाइज करना है अगेन, रिवीजन ज्यादा होगा उतना ही आपको फायदा होगा। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के बारे में यू आर डिस्कसिंग, यू आर टेलिंग कि आपका स्कोर अचानक से कभी कभी कम आता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑल्सो। सो फॉर नाउ प्लीज don't get affected by the exam score. You have given attempt 3 times previously, so you know कि mock test जो रहते हैं and जो actual test रहते हैं, there is hell lot of difference between two of them. Okay, Yes, जो ma'am. मॉक्स है उनमें से हमें ट्रिक्स पता करनी है, कंटेंट नहीं पता करना है ना? कंटेंट तो हमारे पास है, तो ट्रिक्स जो समझना है वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी कभी क्या होता है, अगर स्कोर कम आ रहा है तो एनालाइज करो कि क्यों कम आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप विजन का कंटेंट पढ़ रहे हो और आप इनसाइड की टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपको नहीं आ रहा है वो, ऐसा हो सकता है ना? तो द पॉइंट हियर इज नॉट कि आपको कंटेंट नहीं है, आपके पास कंटेंट है, बस जो पढ़ा है उसमें से नहीं आया है। तो यूपीएससी को ऐसा सडनली नहीं होगा कि सारा ही पेपर आउट ऑफ द बॉक्स है, कुछ जो 40-50% पेपर रहेगा दैट विल बी अ फुल टॉस। ओके, तो वो आपको लिमिटेड जो बेसिक रीडिंग है बुक्स की एंड जो आपका बेसिक करंट अफेयर्स है उस पे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। जो रिमेनिंग है, जैसे कि आप इनसाइड का जो एकदम नया पेपर है वो सॉल्व कर रहे हो, उसमें से अगर आपको कितना, अगर 80-90 स्कोर आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, बिकॉज आपको यूपीएससी में ये जो ट्रिक्स है वो सिर्फ 50 क्वेश्चंस के लिए ही यूज करना है, तो दैट इज अगेन यूजफुल, दैट इज अगेन हेल्पफुल। तो स्कोर कम आता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रिपरेशन कम है। एंड दिस इज ट्रू फॉर इंटरव्यू, दिस इज ट्रू फॉर मीन्स, दिस इज ट्रू फॉर प्रीलिम्स, कि जो भी आप यहाँ पे सॉल्व करते हो एंड जो भी वहां पे होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम। डोंट बी अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द योर स्कोर, don't feel overconfident if you are scoring much and don't feel underconfident if you are scoring less. Be very rational, आप एकदम very peaceful, very balanced रहो and देखो कि क्यों आ रहा है, कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। if there are serious lacunas in preparation, work on them, right? and कोई random चीज की वजह से आ रहा है तो just ignore and move on, that Okay, you can ma'am. do. Yes, Thank you, ma'am. yes, thank you. Anyone want to ask something? Ma'am, can you share your interview experience? I think Gulabji, this is I would have I would have loved to share that experience, but ये जो अभी interaction चल रहा है, that is mainly regarding the preparation. But just to motivate you, just to boost you, I will tell कि that was very once in a lifetime kind of experience.
you feel very blessed, very privileged to enter that Dholpur house, and that is one of the proudest. That was one of the proudest moment of my life. ये एक डोर होता है कि जो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ाता है कि आप सिविल सर्वेंट बनो, जो आपका सपना होता है वो आप पूरा करो. तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी यूनिक, एंड अगेन मॉक इंटरव्यूज एंड एक्चुअल इंटरव्यूज में बहुत फर्क रहता है. the panel was very professional to me, and my interview was good. It was fine. Actually वो कैसा था अभी मार्क्स पता चलने के बाद ही मतलब हम इन्फर कर सकते हैं. अभी तक के लिए मेरे लिए it was really a good one. Prasad is asking how to keep ourselves balanced in the remaining period. Okay, तो बैलेंस करने के लिए एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है प्रसाद. फर्स्टली आप कोई भी नया मटेरियल मत पढ़ो, दैट विल कीप यू बैलेंस्ड. ओके, एंड कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसको आप बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो. ओके, कि कोई बता रहा है कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, कोई बता रहा है कि देखो प्रसाद ये नया मटेरियल आया मार्केट में, ये तुमने पढ़ा नहीं है क्या, तो प्लीज इग्नोर दैट. एंड ये इग्नोर करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि ये एक महीने का एकदम बिजी प्लान बनाओ. इतना बिजी प्लान बनाओ कि आपको टाइम ही ना मिले कि आप कोई एक्सटर्नल चीज से अफेक्ट हो. एग्जाम के बारे में सोचना ही नहीं है. 4 अक्टूबर को एग्जाम है ना, 3 अक्टूबर तक का प्लान बनाओ. ओके, तो उससे क्या होगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए. ऐसे ही जाओ कि आप नॉर्मल मॉक टेस्ट के लिए जा रहे हो. ओके, उसको अलग ट्रीट मत करो एग्जाम के डे को, तो आपका प्रेशर बहुत मतलब अभी से वो कम हो जाएगा कि क्या यार वो एचवी देसाई में सॉल्व करते वैसे ही वहां पे जा रहे, और वहां तो उससे ज्यादा फ्री होता है एनवायरनमेंट. ओके, बहुत चिल रहता है, तो आप भी चिल रहो एंड बहुत बिजी रहो ताकि आपको सोचने का टाइम ही ना मिले. दैट विल हेल्प. ओके, एंड इफ यू आर यूज्ड टू मेडिटेशन एंड ऑल that will also help, I guess. So strategy for 2021, I think we are done with the question and answer session, and now I think we should move on to the 2021 strategy. Okay, hello, excuse me ma'am. ओजस्वी है जी. मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि जो आप मेंस आंसर राइटिंग करते थे मैम, क्या आप उसके सोर्सेज बता सकते हैं? आप वो कहाँ से क्वेश्चंस पिकअप करते थे, फिर आप उन्हें लिखते थे, तो आपका वो जो इवैल्यूएशन का बेस था तो वो क्या होता था? बेसिकली 2 क्वेश्चंस है कि सोर्सेज और इवैल्यूएशन बेस आप कैसे करते थे? ओके, तो द पॉइंट वाज कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर. ओके, तो मेरा पढ़ाई तो सब कुछ उस टाइम पे ऑलमोस्ट हो गया था, तो पढ़ने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था सेकेंड अटेम्प्ट में. तो व्हाट आई डिड कि नीरव दा का एक टारगेट बैच होता है फॉर रिपीट स्टूडेंट्स, जो भी उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए एम कर रहे हैं, उनके लिए टारगेट बैच होता है, तो जहाँ पे डेली आंसर राइटिंग होता है. तो आई फॉलोड दैट. ओके, वो ज्वाइन किया मैंने. तो क्या हुआ कि हम लोग रोज 4 क्वेश्चन सॉल्व करते थे डेली, 1 आवर 4 क्वेश्चंस, दैट्स इट. तो 1 आवर भी नहीं, 40 मिनट्स में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करते थे. तो वो तो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट बनाता था, एंड साइड बाय साइड में यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो फॉलो करती थी. अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने फॉलो तो नहीं किया है, लेकिन इनसाइट्स का जो डेली आंसर राइटिंग का ये है आपका इनिशिएटिव है, that is very helpful to many toppers. So that can be your source for a daily answer writing. And evaluation का हम जो डेली का था ना हमारा, वो हम खुद ही इवेल्युएट करते थे. हमारा डिस्कशन होता था सर के साथ, तो सर हमें बताते थे कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें ये पॉइंट आने चाहिए. तो हम ऐसा खुद से ही वो इवेल्युएशन करते थे. एंड जो वीकली टेस्ट होते थे दे वर कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसका इवेल्युएशन वाज डन बाय फैकल्टी. तो आपके पास फैकल्टी नहीं है तो आप कोई यू कैन जॉइन अ टेस्ट सीरीज इन फैक्ट. ओके, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आजकल बहुत सारे कोचिंग्स के मिलते हैं, तो यू कैन जॉइन दैट. तो आपको जो सोर्स एंड इवैल्यूएशन का इशू है तो वो दोनों सॉल्व हो जाएगा. और यू कैन, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट यू कैन डू इज, जो इनसाइट का इनिशिएटिव है उनके आंसर्स भी देते हैं वो मंथली, या फिर उसी के वो पेज पे ही पोस्टेड होते हैं. यस, तो
एज अ सिनॉप्सिस देते हैं वो। yes, तो you can compare your answer ना, that will help. Okay, तो source and evaluation का issue will solve. Okay, yes, thank you. Yes, so coming to 2021 का strategy, तो I will divide this into 3 parts. First is foundation for 1 month, उसके बाद 4 months for mains preparation including your optional and essay, and the next part would be your prelims. Okay, that will be for that 5 months. Okay, so total 10 months का ये strategy रहेगा. Okay, तो ideally पहले हम foundation का देखेंगे, फिर हम mains का देखेंगे, and next हम prelims का देखेंगे. I hope you all are attentive and everybody is with me. Okay, so एक बात है यहाँ पे कि सी, अगर आप मतलब किसी से भी स्ट्रेटेजी पूछ रहे हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो किसी और है, कोई और है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. ओके, तो यूपीएससी के लिए आइडियल स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं है. हम ये बस जिसके लिए वर्क हो गया है उससे हम ऐसा मतलब इन्फर कर सकते हैं कि ये पॉसिबल स्ट्रेटेजी हो सकती है. सो इट मे नॉट बी फुल प्रूफ बट यू नीड टू ट्रस्ट समबडी. ओके, सो स्टार्टिंग विथ फाउंडेशन फॉर 1 मंथ, व्हाट आई विल सजेस्ट इज, ये फेज में आपके जो एनसीईआरटीज है वो कवर होने चाहिए. एनसीईआरटी आप किसका पढ़ोगे फिर? ज्योग्राफी के, ओके, हिस्ट्री के पढ़ोगे, पॉलिटी के पढ़ोगे, ओके, एंशिएंट एंड मिडिवल के पढ़ोगे. ओके, सो I'm sorry for the disturbance. Okay, so ये 1 month में आप अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो आप प्राइवेटली या फिर एवरीवन मतलब कॉमन मैसेज मत करो, क्योंकि दैट विल इंटरप्ट आवर डिस्कशन देन, एंड इंटरप्ट हो जाता है तो आई विल नॉट बी एबल टू गिव माय बेस्ट. ओके, सो उसके लिए बहुत मतलब थिंकिंग एंड ऑल लगता है, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट लेटर ऑन. सो ये जो फाउंडेशन है, फर्स्ट स्टेज है हमारा, उसमें आपको क्या करना है कि सारे एनसीईआरटी जो आपके हैं वो आपको कवर करने हैं. एंड एनसीईआरटी से क्या होगा, आपका जो बेसिक है उसके साथ यू विल गेट वेरी थोरो. तो आप उसको एज ए स्टडी मत लो, बी वेरी बी वेरी एनर्जेटिक एंड आप एंजॉय करो वो एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के रहते हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, तो हमें सब ये हिस्ट्री सिविक्स इससे बहुत हम दूर आ गए होते. तो एंजॉय करो कि कुछ ना कुछ अभी नया सीखने को मिल रहा है. वो जो एक होल नॉलेज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी है, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, ये सब जो है ना वो समझने की कोशिश करो कि ये है क्या. तो ये जो फर्स्ट मंथ है ना, आप फुल एंजॉय करो कि नया सीखो, कुछ हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखो. रट्टा मारने की बिल्कुल कोशिश मत करो, कुछ भी मेमोराइज करने की कोशिश मत करो. जस्ट बी योरसेल्फ एंड बी वेरी काम एंड एंजॉय द थिंग्स. एंड इसके साथ आपको एक बात करनी है बस, कि ये तो आपका स्टैटिक आपका कवर हो रहा है, आपको करंट भी तो कवर करना है. तो फर्स्ट मंथ में आप क्या करोगे ना, कोई भी आपको मैगजीन नहीं पढ़ना है, बस आपको डेली जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो आपको कंटिन्यू करना है फॉर 1 मंथ. ये आगे भी कंटिन्यू करना है, लेकिन अभी आप इसके न्यूज़पेपर के नोट्स निकालने के चक्कर में मत पड़ो, कोई भी नया चीज लिखने की कोशिश मत करो. ओके, जो भी है बस पढ़ते रहो. तो गेट यूज्ड टू द करंट अफेयर थिंग्स. ओके, ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपके माइंड पे आने दो. एडिटोरियल्स पढ़ो मेनली, तो वो आप you will get used to the editorial terminology, you will have a conceptual understanding, you are being updated with the current knowledge. तो जो यूपीएससी के 2 व्हील्स है, एक है आपका स्टैटिक, एक है आपका करंट, तो आपका प्रिपरेशन दोनों स्टेज में चल रहा है. आर यू गेटिंग मी? स्टैटिक तो आपका कवर हो रहा है थ्रू एनसीईआरटीज, एंड जो आपका करंट है दैट इज बीइंग गेटिंग कवर्ड बाय द न्यूज़पेपर. सो दिस विल बी योर प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट मंथ. नाउ शिफ्टिंग, तो अभी आपका क्या हुआ है, स्टैटिक पे कमांड आ गया, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है थ्रू एनसीईआरटीज. एंड जो नेक्स्ट है करंट अफेयर्स, आपको अभी कमांड तो नहीं आया है करंट अफेयर्स पे, बट
यू आर नाउ यूज्ड टू इट। ओके, तो आप अभी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपने स्टैटिक में पढ़ा था एनसीईआरटी में, वो ही टर्म्स आपको न्यूज़पेपर में मिल रहा है, तो आपको वो यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। So that was for the foundation. Okay, next part would be your means preparation stage. तो ये extend होगी आपके 4 months के लिए। तो आपको क्या करना है, again एक तो आपको sources decide करने हैं। तो you want me to enumerate the sources for means? Yes, ma'am. Okay. Is it the case with everybody? Yes, ma'am. Please enumerate if possible, ma'am. Okay. So if you have a notebook, you can like note it down. तो आपको फर्स्ट थिंग है मेंस के लिए कि आपको सोर्सेज डिसाइड करने पड़ेंगे। एंड मेंस के लिए स्ट्रेटेजी यही है कि आप गोल्डन ट्रायंगल फॉलो करो। तो हमारा गोल्डन ट्रायंगल क्या है? क्वेश्चन पेपर, दूसरा है हमारा सिलेबस, एंड थर्ड है तुम्हारा सोर्सेज। ओके, तो आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली तुम्हें सोर्स फॉलो करना है, एंड सोर्स आपका पढ़ के हो जाता है, तब आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं कि वो पर्टिकुलर सिलेबस पे यूपीएससी ने अभी तक क्या क्वेश्चन पूछा है। सो दैट विल मेक योर प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड। तो स्टार्टिंग विद द सिलेबस आई होप यू ऑल नो। तो हम जंप करते हैं सीधा सोर्सेज पे फॉर मीन्स। ओके, फर्स्टली फॉर दिस थिंग एंशिएंट के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसा सिलेबस है ना मेंस के लिए। तो एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी, मेडिवल के लिए भी एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर के लिए मेजर जो पार्ट है दैट विल गेट कवर्ड थ्रू बोथ ऑफ दीज एनसीईआरटीज। एंड फॉर वैल्यू एडिशन फाइन आर्ट्स की जो बुक है 11th की, आर्ट एंड फाइन आर्ट्स की जो बुक है 11th की, दैट यू कैन रेफर। Then for also you can read selective topics from Nitin Singhania. Okay, coming to modern but obvious spectrum. Now coming to your society post independence India. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए कोई भी कोचिंग के नोट्स अगर अवेलेबल है तो दैट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन बहुत ही जनरल होते हैं। ओके, तो आपको बस रफ आइडिया भी है तो यू कैन सॉल्व देम। So that will be the source. Next thing for your society, this thing post independent world history के लिए vision के notes are good। 70 पेज के 2 बुकलेट्स है, so that will suffice for world history. Coming to society का प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहते, तो हमें पता नहीं चलता कि ये सिंपल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें, है ना। तो व्हाट यू कैन डू फॉर सोसाइटी इज कि कोई भी जो कोचिंग है उनके प्रीवियस कोचिंग कैंप्स कि उनके जो प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर है सोसाइटी के, वो ले लो आप, उनका आंसर भी दिया होता है वहां पे। तो सपोज सोसाइटी में क्या क्या पॉइंट्स है, विमेन्स एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, देन है तुम्हारा मॉडर्नाइजेशन, ऐसा कुछ है। तो व्हाट यू कैन डू इज, ग्लोबलाइजेशन है तो 3 साल का अगर किसी भी कोचिंग का क्वेश्चन पेपर्स आप लेते हो विद देयर आंसर्स जो कि मिलते हैं, अवेलेबल है उनके वेबसाइट्स पे, तो ग्लोबलाइजेशन पे वो 3 साल में आपको कम से कम 15 तो क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ओके, तो अगर ग्लोबलाइजेशन पे 15 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, इसका मतलब है कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को सारे एंगल से कवर किया है, तो उससे ज्यादा कुछ ग्लोबलाइजेशन का होगा नहीं। ओके, तो क्या होगा कि एंड अभी आप क्या पढ़ोगे कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो सोसाइटी के क्वेश्चन जो है ग्लोबलाइजेशन पे जो यूपीएससी ने पूछा है, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंटेंट दैट यू हैव गैदर्ड थ्रू दिस कोचिंग मटेरियल। तो रेदर देन सोसाइटी के लिए आप कोई स्ट्रेट अवे मैगजीन पढ़ो, दिस अप्रोच इज वेरी यूजफुल कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कोचिंग के देखो विद देयर आंसर। तो हर एक ऐसे विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ग्लोबलाइजेशन है, तो ऐसे हर एक पॉइंट के लिए आपको 15-20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिन्होंने वो टॉपिक को सारे एंगल से कवर किया है। तो आपको जो सोसाइटी का कंटेंट है वही के आंसर्स में मिल जाएगा जो कि वहां पे दिया ही हुआ है, तो आप बस उस पर मार्क करके रखो एंड बाद में रिवाइज करो। एंड ओके, सेम स्ट्रेटेजी यू शुड डू फॉर ज्योग्राफी, क्योंकि अगेन ज्योग्राफी
हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी से या फिर हम पढ़ते हैं अपने इससे रिस्टिलियोंग से, लेकिन क्वेश्चन तो उसमें से आते नहीं है मेंस को, कुछ अलग ही थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन प्रेडिक्टेबिलिटी सोसाइटी में एंड ज्योग्राफी में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो अगेन सेम स्ट्रेटेजी फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के पेपर्स लो, मतलब GS1 के पेपर रहेंगे कोचिंग के, उसमें से ज्योग्राफी का आप ढूंढो एंड प्रीवियस 3 साल के, एंड फिर ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस है हम आपको ज्योग्राफी के शायद से 60-70 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो उसमें से तो पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दैट वाज फॉर GS1। कमिंग टू GS2, what you should do is for basics, Lakshmikant is must, and there is one book by Shubhra Ranjan ma'am, and also there is another one by I don't remember that book now. Okay, so there is one of them is enough. So Shubhra Ranjan ma'am का book है polity पे, on question not on polity but on GS2. So that is in the question answer format. So that is very useful. आप उसको multiple times revise करो, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है एंड जो पॉलिटी का बुक है, सॉरी GS2 का जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बुक है आपको वो पढ़ना है। सो जो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको वो बुक से पता चलेगा, एंड प्लस इट इज इन आंसर फॉर्मेट, तो आपको दैट विल बी मोर एग्जाम ओरिएंटेड। थर्ड सोर्स फॉर GS2 विल बी this thing, the gist of सेकेंड ARC रिपोर्ट। ओके, तो पूरा रिपोर्ट मत पढ़ो, आपको आराम से जिस्ट मिलेगा उसका इंटरनेट पे, तो यू डाउनलोड दैट एंड यू रीड दैट। देन कम्स द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द करंट अफेयर्स फॉर GS2। तो GS2 के लिए, मीन्स के लिए करंट अफेयर्स यू शुड कवर इट फ्रॉम मीन्स 365 ऑफ विजन फॉर GS2 फॉर पॉलिटी एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो GS2 के लिए सोर्सेस है लक्ष्मीकांत, ओके, देन शुभ्रा रंजन मैम का बुक, देन द इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए करंट अफेयर्स का मीन्स 365 ऑफ विजन, एंड सेम मीन्स 365 फॉर द दिस थिंग पॉलिटी ऑल्सो। Also include society का means 365 in the GS1. So that covers the GS1 and 2. Coming to GS3. So okay, for international relation, I am assuming that you are clear with the basics. So that then only the current affairs will be useful. तो अगर आपके basics clear नहीं है international relations के, अगर आप अभी start कर रहे हो तो कोई भी IR के लिए एक अच्छा सा मार्केट में से बुक ले लो। मैंने पढ़ा नहीं था तो I cannot recommend any book, but you can ask your mentors कि कौन सा बुक IR के लिए अच्छा रहेगा, तो that you read and based on that current affairs will do value additions. Coming to GS3, now GS3 के लिए प्रिपरेशन स्टेज में आई विल सजेस्ट कि आप पहले ये पढ़ो, रमेश सिंह पढ़ो, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि सिलेबस वाइज ही उनका बुक अरेंज किया है, तो जो स्टैटिक का पार्ट है वो बुक में से कवर होगा, प्लस उनका लेटेस्ट एडिशन लो, क्योंकि वो लास्ट ईयर तक का जो करंट अफेयर्स होता है वो रमेश सिंह में ऐड कर लेते हैं, तो दैट विल बी यूजफुल। तो रमेश सिंह पढ़ लो। 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है दैट विल बी गुड फॉर बेसिक्स। Now this covers your static part. Now coming to the current affairs part, there are 4 parts in GS3. एक तो आपका इकोनॉमी है, देन आपका है एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी, तो ये 4 पार्ट्स है। तो इकोनॉमी के लिए जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग एंड ऑल ये सब कवर होता है, तो आपको ये हर एक चीज का मीन्स 365 लेना है। तो पहले आपने रमेश सिंह पढ़ा, फिर आपका हो गया 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का NCERT, देन आता है मीन्स 365 ऑफ विजन फॉर इकोनॉमी, फॉर एनवायरनमेंट, फॉर सिक्योरिटी एंड फॉर साइंस एंड टेक। तो GS3 के लिए आपका GS3 के लिए आपको 4 मीन्स 365 लग रहे हैं। ओके, 4 मीन्स 365 की जरूरत है। एंड अगेन आपको एक और 3 सोर्सेस इंपॉर्टेंट है GS3 के लिए, इसके लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है कि GS3 के लिए ना आपको ये चाहिए,
बजट एंड सर्वे दोनों का समरी लो, पूरा मत पढ़ो, समरी लो। एंड आपका अगर ग्रुप है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर देखो इकोनॉमी है ये, जीएसटी में मेजर देयर इज इकोनॉमी, तो जितना आप गवर्नमेंट को कोट करो उतना आपको स्टैंडर्ड फिगर्स मिलेगी इकोनॉमी की, एंड दैट विल बी यूजफुल। तो जितना भी गवर्नमेंट का डेटा आप यूज करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का, दैट इज इंडिया एट 375 एंड 3 ईयर एजेंडा। ओके, ये 2 डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें से आप कोई भी एक चूज कर लो। एंड क्या करो कि आपका अगर ग्रुप है तो आप इसके टॉपिक्स डिवाइड करो, ये वो बहुत बड़ा बुक है, तो आप डिवाइड करो। एंड एवरनोट अगर आपके पास है तो आप हर एक टॉपिक का डिवाइड करके, जैसे कि आप 4-5 लोग हैं तो सपोज 20-30 टॉपिक है उसमें, तो हर एक को 3 या 4 टॉपिक आएंगे। ओके, तो एक जो बंदा है वो 3-4 टॉपिक्स के नोट्स निकालेगा। तो एंड आप ये सब बाद में एवरनोट पे क्लब कर सकते हो। ओके, सो यू विल हैव द जिस्ट ऑफ your India at 75 or Niti 3-year agenda. Okay, so this will be for the GS3. So again for GS3 there are little more sources. Firstly, for economy you have Ramesh Singh, then you have economic ka mains 365, budget, survey, and the this thing Niti 3-year agenda या फिर India at 75 इसके notes. Okay, this is very important. Next, coming to environment, the source will be mains 365. Again this is same for the security and science and tech. साइंस एंड टेक के लिए ज्यादा स्टैटिक पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो क्योंकि स्टैटिक का क्वेश्चन आता ही नहीं है। ओके, तो ओनली रीडिंग फ्रॉम मेंस 365 विल बी वेरी सफिशिएंट एंड यूजफुल। एनवायरनमेंट के लिए शंकर, अगर आपको बहुत ही बेसिक में इशू है तो शंकर आप पढ़ो, वैसे भी वो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ने ही वाले हैं। एंड फॉर करंट अफेयर्स अगेन द मेंस 365। सिक्योरिटी के लिए करंट एंड स्टैटिक में ज्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत स्लोली चेंज होती है, राइट। तो जो मेंस 365 है फॉर सिक्योरिटी, दैट विल बी वेरी मच सफिशिएंट। कमिंग टू this thing, the ethics part, I just referred the Nirav Das notes for ethics for static part. Okay, so and there are also Lukman's notes available in market. They are also used by many toppers and they are good, I have heard. So you can go for either of them. And one more thing कि case studies आप अच्छे से एक mentor से evaluate करके लो, that is another thing for ethics. एंड एथिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टर्मिनोलॉजी है एथिक्स में, जैसे कि कंपैशन है, इंटीग्रिटी है, तो आप क्या करो कि आप वो वर्ड्स को याद रखो, उनकी जो डेफिनेशंस है वो आप लेक्सिकॉन से पढ़ो। थियोरेटिकल पार्ट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप एनी बुक से पढ़ो क्योंकि दैट डजंट, आई डोंट फाइंड दैट यूजफुल। जो भी कोचिंग के मटेरियल है, जैसे कि मैंने नीरव दा का रेफर किया, तो दैट आई फाइंड मोर पर्सनलाइज्ड एंड मोर हेल्पफुल फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू कैन गो फॉर दैट। एंड ये जो वर्ड्स है ईच पॉइंट ऑफ सिलेबस जो है, तो वो आप नोट डाउन करो, उसके डेफिनेशन याद रखो एंड एक छोटा सा नोटबुक बनाओ। तो आपको कोई भी आपके डेली लाइफ में या फिर न्यूज़पेपर पे या फिर कोई मैगजीन में आपको इंटीग्रिटी का कुछ अच्छा एग्जाम्पल मिलता है तो वो नोट डाउन करो। कंपैशन का कोई अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, अभी एक कोरोना के टाइम में तो बहुत मिलेंगे आपको कंपैशन के एग्जाम्पल्स, तो वो आप नोट डाउन करो। तो उससे क्या होगा, आपके एथिक्स के पेपर में बहुत ज्यादा इनोवेशन आएगा, उसको पर्सनलाइज टच मिलेगा। एंड एथिक्स में इससे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। जितना आप केस स्टडीज डालोगे, जितना आप एग्जाम्पल्स डालोगे, पर्सनल एक्सपीरियंस डालोगे, उतना एथिक्स में ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो दिस विल बी द स्ट्रेटेजी फॉर एथिक्स। ओके, एंड ऑप्शनल का तो हर एक का अलग रहेगा, बट क्या करना है आपको, तो वी आर डन विद द सोर्सेस। फर्स्ट थिंग, everyone is clear with the sources? Any doubt? हेलो मैम। हाँ, नो मैम। मैम एक्चुअली आपने ये बताया था कि जो नितिन सिंघानिया है उसमें सेलेक्टिव टॉपिक्स हमें करने हैं, तो मैम उन सेलेक्टिव टॉपिक्स को कैसे पहचानेंगे? एक्चुअली द पॉइंट इज, मैंने वो इसलिए बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स सजेस्ट दैट। मैंने आज तक नितिन सिंघानिया पढ़ा नहीं है, तो ऑनेस्टली आई डोंट नो कि कौन से टॉपिक्स उसमें से पढ़ने चाहिए। ओके, बट अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट है तो आप उसमें से देख सकते हो। ओके,
Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Okay. So this was about the sources. Now आपको 4 months manage कैसे करने हैं? Okay. We need to run a little fast. Okay. So sources आपको okay time कैसे manage करना है ये 4 months का. तो firstly GS 1 2 3 4 है. एक month 1 month for each of them. Clear? Okay. And simultaneously आपका optional चल रहा है. Okay. तो ऑप्शनल के बारे में तो मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि आप 4 या 5 घंटा ऑप्शनल को दो, क्योंकि ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी तो इट विल डिफर पर्सन वाइज, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट. फॉर जीएस गिव 4 to 5 hours, अगेन 4 hours सफिशिएंट. ओके, क्योंकि मेजर टाइम तो हमारा सोर्सेज ढूंढने में जाता है, वो तो हमारा क्लियर है. ओके, तो जीएस 1 है तो अभी एक मंथ के लिए जीएस 1 पढ़ रहे हो, सेकंड के लिए जीएस 2 3 and 4, ऐसे 4 मंथ्स है हमारे पास. ओके, तो जीएस 1 अगर पढ़ रहे तो पहले क्या करना है तुम्हें? अगेन सेम स्ट्रेटेजी, सिलेबस देखना है, सोर्स तो हमारे पास ही वो पढ़ो, एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. ओके, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है मतलब लिखना नहीं है. ओके, जस्ट आप उसका माइंड में स्ट्रक्चर बनाओ. सो दैट विल बी अ स्ट्रेटेजी फॉर योर, इसके लिए स्टैटिक के लिए करंट भी उसमें कवर हो रहा है. एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है डेली आंसर राइटिंग. 4 घंटे आपके स्टैटिक को जा रहे हैं, सॉरी जीएस के लिए जा रहे हैं, 4 घंटे आपके ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, 2 घंटे आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स को देना. सॉरी, करंट अफेयर्स तो उसमें कवर हो रहे, आपको जो 1 घंटा है दैट यू नीड टू गिव फॉर योर आंसर राइटिंग. तो आंसर राइटिंग का कोई टेस्ट ज्वाइन कर सकता है, या फिर जो इनसाइट का इनिशिएटिव बोला दैट यू कैन ज्वाइन. तो जो प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चंस है that are getting covered with your syllabus. Okay, and जो बचा हुआ है the current का new questions that are getting covered through your daily answer writing. Okay, so that becomes a full proof strategy. तो रोज आपका ऑप्शनल कवर हो रहा है, रोज आपका जीएस कवर हो रहा है, जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो रहा है कवर, एंड आपका ये कवर हो रहा है कि जो करंट अफेयर्स का ये है आंसर राइटिंग, दैट इज आल्सो गेटिंग कवर्ड. तो अब ये मंथ का हो गया है ना, तो आप कैसे करो कि आपको अगेन उसको माइक्रो डिवीजन करो. ये मैक्रो हो गया. तो अगर फर्स्ट मंथ में आप जीएस कर रहे हो तो जीएस 1 में क्या है? हिस्ट्री है, अगेन एंशिएंट है, मिडिवल है, देन है तुम्हारा ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न है, देन सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, एंड ज्योग्राफी है. तो आप तो हर एक जो सिलेबस है, पॉइंट है, उसके लिए आपको 7 अगर 6 या 7 पॉइंट्स है सिलेबस के, तो आपको 3 से 4 दिन मिल रहे. तो आप एंशिएंट को आपको 4 दिन में कवर करना है, मिडिवल को 4 दिन में कवर करना है, स्पेक्ट्रम को 6 दिन में करना है. इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं ही देना चाहिए. अदरवाइज अगर आप पढ़ने बैठते हो तो एंशिएंट आप 1 महीना भी पढ़ सकते हो. तो इसीलिए डिले होता है प्रिपरेशन, एंड फिर नहीं होता है. जितना फास्ट होता है उतना करो. ओके, अल्टीमेटली क्या है? अपने को एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स इट. ज्यादा उसके नॉलेज के पीछे मत भागो कि अगर मैं अशोक के बारे में पढ़ रही हूँ तो मैं सर्च करूँ और कुछ नॉलेज लूं. नहीं, एसेंशियल नहीं है. जो सोर्स में दिया है उतना ही करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, डेली आंसर राइटिंग करो, दैट्स इट. ओके, तो इतना अगर आप फोकस्ड, इतना स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड रहते हो, उतना आपको फायदा होगा. डोंट पुश अराउंड. ओके, जो भी दिया है ना बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो. तो ऐसे ही आपको हर मंथ के लिए डिवाइड करना है, मैक्रो एंड माइक्रो प्लानिंग. दैट विल बी द स्ट्रेटेजी फॉर योर मीन्स. तो आई थिंक मीन्स तक का इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर नाउ. अगर आपका ये दिसंबर तक कवर होता है तो ही आप नाउ देन वी कैन शिफ्ट टू द प्रीलिम्स. तो आई गेस प्रीलिम्स का डिस्कशन विल टेक अ मच टाइम. तो आई थिंक वी शुड अरेंज इट एट सम later time, and that will be more appropriate if we take prelims ka session at the end of the December or when you start the preparation. Okay, so my strategy, as you have understood, it is very simple. Be very focused, be very exam oriented. Okay, जो भी हम क्या करते हैं ना कि यूपीएससी को बहुत yes पक्का होगा नहीं, हाँ, बिकॉज कि यही मैंने बोला कि अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो आपको 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, और अगर आप डिसाइड करते हो तो आपको
6 दिन में भी हो सकता है. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. और दूसरा काम ही क्या है, हमें पढ़ना ही तो है, दूसरा कौन सा काम है. तो एंड आई एम श्योर कि अगर आप 4 दिन दे रहे हो ना एंशिएंट को, तो एनसीईआरटी कवर होना ही चाहिए. अरे कितना है वो एनसीईआरटी, है ना. प्रॉब्लम क्या है वो कवर करने में. ओके. हाँ, तो आई वाज सेइंग कि हम इंजीनियरिंग का पढ़ाई जब करते हैं या फिर मेडिकल का करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता है. तो व्हाट वी डू कि हम जो पुराने पेपर से वो निकालते हैं और उसमें जो दिया है क्वेश्चंस पूछे वही पढ़ते हैं. जब हम यूपीएससी की तैयारी चालू करते हैं तो हम आइडियलिस्टिक होते हैं एंड नॉलेज के पीछे भागते हैं. ओके. तो प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा एवरीवन. सो व्हाट हैपेंस इज कि हम जो हमारा टाइम टेस्टेड अप्रोच है वो छोड़ के कुछ और करने लगते हैं, नॉलेज के पीछे भागते हैं, तो इसलिए डिले हो जाता है. तो जो इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, मेडिकल का है, वही यूज करो. प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, बहुत बार रिवीजन करो, डेली आंसर राइटिंग करो, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व. ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम. रमेश सिंह बहुत बल्कि तो है, नो डाउट, बट देखो व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. तो एज ए सिविल सर्वेंट आपको टाइम एंड सोर्सेज की हमेशा कमी रहने वाली है. तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट रखना है 6 दिन का रमेश सिंह के लिए, टू से ओके, एंड आपको कवर करना ही करना है. अगर आपका रह जाता है तो आप वही छोड़ दो. सपोज आपका 10% रह जाता है तो दैट विल नॉट अफेक्ट मच, तो आप वही छोड़ दो. वहां पे बाद में आपको कुछ बफर टाइम रहेगा तो उसमें वो कवर कर सकते हो. लेकिन जब डिले करते हो ना, उसका जो रिपल इफेक्ट है वो ज्यादा होगा. तो आपको प्लानिंग नहीं छोड़ना है, उसको एग्जीक्यूट करना ही करना है. बाई चांस रह जाता है थोड़ा पार्ट तो उसको वही छोड़ दो एंड आगे का कंटिन्यू करो. ओके. it is difficult to cover, but as a civil servant you should have the capacity to manage less time and less resources. Okay. Yeah, so thank you everyone for attending this interactive session. It was so amazing for me to interact with you all, and I hope that my little contribution have helped you a little. So I thank everyone for participating and for interacting with me. Okay. Uh, so that was it. Okay. Thank you Thank you, everyone. ma'am. Thanks Would a like lot. to, yeah, thank you everyone. Would like to meet you again and very all the best to each one of us. Okay. If you have any doubt, you can ask me through Niravada. Okay. Thank you. One more thing, ma'am. Yes. Congrats, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.